उसके पास जाने में ना जाने क्यों मुझे घबराहट सी हो रही थी। हम्मान का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी और मुझे शर्म और लाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कहीं हम्मान ने सपने जैसा अगर कुछ बोल दिया तो पता नहीं क्या होगा। वो मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या जानता है और उसने जो कहा वो सच कैसे हो गया। मेरी फ्रेंड निखत अच्छी कैसे हो गई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसके पास जाना भी बेहद जरूरी था। बगीचे के एक एक कदम मेरे लिए उठाना मुश्किल से होते जा रहे थे। इतनी शर्म, इतनी लाज तो मुझे कभी नहीं आई थी जो आज हम्मान से मिलने जाते वक्त आ रही थी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था उस सपने को देखने के बाद कि कहीं हम्मान कोई ऐसी बात ना कर दे जिसका मैं जवाब भी ना दे पाऊं। उसकी फिक्र भी थी, उसके ऊपर शक भी था और उससे बात भी करना थी। कुछ भी सिचुएशन समझ में नहीं आ रही थी। बहरहाल जैसे ही मैं बगीचे पहुंची तो हम्मान कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं झूले पर जाकर बैठी और झूला झूल रही थी। तभी अचानक पीछे से मुझे एक धक्का लगा। झूला अचानक तेज हो गया। जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा कि किसने झूला दिया है, देखा तो हम्मान पीछे ही खड़ा था। मैंने पैर घिसकर झूले को रोक लिया और उसके बाद खड़ी हो गई। उससे नजरें मिलाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी वो बोला, क्या हुआ चांदनी, आज इतनी घबराई हुई सी क्यों हो? क्या हुआ आखिर? तुम्हारी फ्रेंड अच्छी नहीं हुई क्या? क्या वो तुम्हें मिली नहीं क्या? मैंने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, आपने जो कहा था वो सच निकला। आप सच में जिंदाद हो क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी हम्मान ने वो बात कह दी जिसकी मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। हम्मान कहने लगा, अच्छा तो तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हुआ? कम से कम ख्वाब पे तो यकीन कर लेती। ख्वाब में मैंने तुम्हें दिखा दिया था ना कि मैं जिंदाद हूँ। या अब सच में तुम्हें हवा में उड़ना है तभी यकीन करोगी? मैंने कहा, नहीं मैं समझ गई, आप जिंदाद ही हो, लेकिन आप इतनी बड़ी दुनिया में मेरे साथ ही दोस्ती क्यों करना चाहते हो? आखिर मैं ही आपको इतनी सारी दुनिया में क्यों पसंद आई दोस्ती के लिए? हम्मान बोला, दोस्ती भी क्या कोई इंसान देख कर की जाती है? दोस्ती तो दिल से दिल का रिश्ता होता है और तुम्हारा दिल बहुत साफ है और तुम लोगों के लिए हमेशा भला करती रहती हो, हमेशा लोगों के काम आती हो। मुझे तुम्हारी यही अदा पसंद आ गई और मैं जब एक दिन रास्ते से गुजर रहा था तो तुम किसी जानवर की मदद कर रही थी। उसी दिन मैंने तुम्हें देख लिया था और उस दिन से ही मैंने सोच लिया था कि इस बंदी से तो दोस्ती करना ही पड़ेगी। और तभी से मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारा पीछा करता रहता था। और जब मैंने तुम्हें यहाँ बगीचे में रोज आते जाते देखा तो मैंने इस रूप में आकर तुमसे मुलाकात कर ली और तुम्हें बताया कि बगीचे के मालिक मेरे वालिद हैं। इस बगीचे में हमारा सैकड़ों सालों से बसेरा है। कोई अभी से हम यहाँ पर नहीं रह रहे चांदनी, हम सैकड़ों सालों से इसी बगीचे में तैनात हैं। ये बगीचा हमारी निगहबानी में ही रहा करता था, पहले मेरे दादा के, फिर मेरे वालिद के और अब मेरी निगरानी में है। हम यहाँ पर किसी आदमजात को नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन फिर भी इस बगीचे का जो अभी मालिक बन बैठा है उसने हमारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने जैसे ही ये बात सुनी तो मेरे दिमाग में फिर से वही सवालात आ गए जो हम्मान के पहली बार बताने पर मेरे दिमाग में आए थे कि ये इसके वालिद का बगीचा आखिर कैसे है। हम्मान से मैंने पूछा, अच्छा हम्मान, अब तो मुझे तुम्हारी पूरी कहानी बताओ, मुझे भी अब सुनना है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था और बगीचे के मालिक तुम किस तरह से हो, और अभी जो बगीचे का मालिक बन बैठा है उसने तुमसे यानी कि जिन्नातों से कैसे बगीचा छीन लिया? वो तो इंसान है। तभी हम्मान के चेहरे पर अचानक उदासी छा गई और वो कहने लगा, हम जिन्नातों को भी कुछ इख्तियारात से दूर रखा गया है और इंसान अपने फायदे और लालच के खातिर ऐसे ऐसे वज़ाइफ और ऐसे ऐसे इल्मी चिल्ले कर लेता है कि जिससे वो हमें नुकसान पहुंचाने पर उतारू हो जाता है। दरअसल चांदनी बात ऐसी है कि मेरे वालिद ग्रामी इस बगीचे के मालिक थे और इस बगीचे की निगहबानी उनके अंदर ही आती थी। वो बहुत ही साफ दिल और बहुत ही नेक जिन्नात में से थे और वो किसी को भी कभी नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बल्कि आदमजातों का हमेशा भला ही किया है उन्होंने। तो इस बगीचे में कभी उन्होंने कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया, बल्कि यहाँ तो आदमजातों की भीड़ लगी रहती थी। बच्चे यहाँ पर खेलते रहते थे। तुम जैसी कई लड़कियाँ यहाँ पर आकर इस बगीचे के फल भी खा लिया करती थी। तब भी हम लोग कुछ नहीं कहते थे, बस हम चाहते थे कि यहाँ पर हमारा बसेरा रहे और हमें कोई यहाँ पे परेशान करने वाला ना हो, इसीलिए हम अपने हिसाब से रहा करते थे। लेकिन जो अभी बगीचे का मालिक बना हुआ है, जिसका नाम सेठ हकीम है, उसने एक आलिम से पूछकर एक वजीफा करवाकर मेरे वालिद साहब को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन वो वजीफा उसके कुछ काम ना आया। जब उससे वजीफे से भी मेरे वालिद साहब पर कोई जोर ना चल सका तो उसने फिर एक ओगड़ी के पास जाकर मेरे वालिद साहब के लिए, जिन्नात के लिए ऐसा अमल करवाया जिससे मेरे वालिद साहब शदीद बीमार पड़ गए। और जब उन्होंने उसका पलटवार करने की कोशिश करी तो इसी के चलते, ओगड़ी अमल के चलते, वो उन पर ही पलटवार हो गया और उनकी मौत हो गई। और सेठ हकीम जिससे यह बगीचा खरीदना चाहता था, उसे झूठ बोलकर उसने भी झांसे में ले लिया और उस बगीचे के मालिक ने, जो इसका फर्जी मालिक बनकर इसे बेचना चाहता था और मेरे वालिद साहब और हम जिन्नातों की वजह से बेच नहीं पा रहा था, इसी वजह से सेठ हकीम ने ओगड़ी से मेरे वालिद साहब को रास्ते से हटवाया और यह बगीचा खरीद लिया।
लेकिन तुम जानती हो कि हम जिन्नात हैं। हम अगर किसी से दुश्मनी रखते हैं तो उसे भी बहुत अच्छे से निभाते हैं। मैंने सेठ हकीम को कहीं का भी नहीं छोड़ा है। उसे ऐसे ऐसे मर्ज हैं और ऐसी ऐसी परेशानियां आती रहती हैं जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी से परेशान है। और रही बात उस ओगड़ी की, तो उस ओगड़ी को तो हम मौत के घाट उतार चुके हैं, क्योंकि उसने मेरे वालिद साहब की मौत का सबब बना था। इसीलिए मैंने उसे ज़िंदा नहीं छोड़ा। मेरे वालिद साहब की फौतगी के 2 दिन बाद ही मैंने जाकर उस ओगड़ी को मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि उसने मेरे वालिद साहब को जान से मार दिया था। इसीलिए अब मुझ पर उनका इंतकाम लेना तो वाजिब हो चुका था। बस तब से ही मैं रोज यहाँ पर बगीचे में आता था। जब भी मैं उदास होता और मेरे वालिद साहब की मुझे याद आती तो मैं इस बगीचे में इंसानी रूप धार करके आया जाया करता था, ताकि मुझे सुकून मिल सके। और उसके बाद मैंने तुम्हें जब इस बगीचे में भी देखा और लोगों की मदद करते हुए देखा तो मेरा दिल तुम पर फिदा हो गया और मैं तुमसे दोस्ती करने की गरज से तुम्हारे सामने आ गया। ऐसे मैं किसी को नहीं दिखता, ना ही किसी के सामने आता हूँ। बस तुम्हारा साफ दिल और शफाफ नियत देखकर मैं भी तुम्हारे सामने आने के लिए मजबूर हो गया और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। बस चांदनी, यही मेरी कहानी है। मैं अपने बुजुर्गों की विरासत संभाल रहा हूँ। इस बगीचे में आज भी आता जाता हूँ और यहीं पर मेरा बसेरा है। वो जो दरख्त तुम पीछे देख रही हो ना, ये सैकड़ों साल पुराना दरख्त हो चुका है। सबको पता है कि ये पुरअसरार दरख्त है, लेकिन तुम इन सब डर के बावजूद भी यहाँ पर आती थी और यहाँ पर तुम दोनों सहेलियाँ अच्छे से खुशहाल रहती थी। इसी वजह से मैंने तुम्हें चुन लिया कि तुमसे दोस्ती करूँगा। उस दरख्त में ही हम लोगों का बसेरा है। मैं अपने ख़ानदान के साथ उस दरख्त में ही बसेरा करता हूँ। वहीं पर रहते हैं हम और वहीं से हमारी दुनिया का दरवाज़ा भी है। यही मेरी कहानी है चांदनी। बस इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता था कि कहीं तुम डर ना जाओ। जैसे ही मैंने उसकी पूरी कहानी सुनी थी तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे, क्योंकि वालिद को खोने का गम मुझसे ज़्यादा कौन समझ सकता था। मेरे भी वालिद नहीं थे, इसलिए मैं हम्मान के दर्द को समझ सकती थी। मैंने कहा, हम्मान, ये तो सच्ची कहानी है ना जो तुम मुझे बता रहे हो? हम्मान ने कहा, चांदनी, मैं अपने आप की कसम खाता हूँ, ये बात में ज़र्रा बराबर भी झूठ नहीं है और मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कहा, हम्मान देखो, मेरे भी वालिद नहीं है और तुम्हारे भी वालिद नहीं है। मैं तुम्हारा गम अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। आज से हम दोस्त हैं। लेकिन हाँ हम्मान, इस बात का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए, ना ही तुम्हारी दुनिया में ना ही हमारी दुनिया में, कि हमारी दोस्ती है, क्योंकि मैं अपनी इज्जत के साथ, अपने घर वालों की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती। ना ही मैं तुमसे इस तरह खुलेआम मिल सकती हूँ। अगर तुम्हें मुझे मिलना भी है तो हम इसी जगह पर मिला करेंगे, और वो भी सबसे छुप कर, क्योंकि किसी लड़के के साथ अगर मुझे कोई बार बार देखेगा तो कोई इंसान ये नहीं सोचेगा कि तुम जिनजाद हो या फिर कोई दूसरी दुनिया के मखलूक हो। वो तो यही कहेगा कि मेरा कोई चक्कर वक्कर चल रहा है। मेरी बात सुनकर हम्मान मुस्कुराया और कहने लगा, तो क्या मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ? क्या तुम मुझसे चक्कर नहीं चला सकती? मैंने कहा, तुम बहुत बेवकूफ़ हो। तुम्हें नहीं पता है दुनिया किसी भी रिश्ते को पाक नहीं रहने देती, और वैसे भी तुम जिनजाद हो और मैं एक आदमजाद। मैं इंसान हूँ और तुम जिन्नात हो। हमारा क्या बड़ा मेल जोल। वो कहने लगा, अगर दिल मिल जाए ना तो मेल जोल भी बन जाता है। तुम फिक्र मत करो चांदनी, एक दिन तुम इस बात को ज़रूर समझ जाओगी। मैंने कहा, चलो ठीक है हम्मान, तुम सही मैं गलत, लेकिन अब इन बातों को छोड़ो। इन बातों से कोई मतलब नहीं है। ना ही मैं तुमसे ये बात करने आई हूँ, ना ही कोई फिजूल बात हमें करना है। हमारी दोस्ती है। थोड़ा टाइम मुझे लगेगा अभी तुम्हें समझने में, और तुम्हें टाइम लगेगा मुझे समझने में। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम हमारी दोस्ती को थोड़ा वक्त दो। और हाँ, कल मैं निखत को लेकर आऊँगी, तुम्हारी उससे भी दोस्ती करा दूंगी, और तुम उसे कोई और कहानी बताना। ये मत बता देना कि तुम जिनजाद हो, वरना वो पागल तो पूरे शहर में न्यूज़ रिपोर्टर की तरह तुम्हारी खबर फैला देगी कि तुम जिनजाद हो, और मेरे घर वालों को भी बता देगी, जिससे मेरा आना भी यहाँ पर दुश्वार हो जाएगा। हम्मान बोला, अरे तुम फिक्र मत करो, ये राज तुम्हारे सिवा किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। मेरे लिए सिर्फ तुम खास थी और तुम खास हो, इसलिए तुम्हें ये राज बताया है, वरना मैं कोई ज़माने को थोड़ी ना बताता फिरता हूँ कि मैं जिन्नात हूँ। कई लोगों से मैं मिला हूँ, कई लोगों के सामने से निकला हूँ, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि मैं एक जिन्नात हूँ। निखत को भी कभी मालूम नहीं पड़ेगा। बस तुमसे यही इल्तिजा है, तुम किसी को ये मत बता देना, वरना शायद वो हमारी आखिरी मुलाकात होगी। मैंने कहा, मैं वादा करती हूँ कभी तुम्हारे राज को किसी के सामने फाश नहीं करूंगी, ना ही किसी को बताऊंगी कि तुम जिन्नात हो और तुमसे मेरी दोस्ती है। उसके बाद हम्मान ने हवा में अपना हाथ बुलंद किया और अचानक उसके हाथ में रोशनी ही रोशनी फैल गई, और उसने जब हाथ नीचे किया तो उसके हाथ में एक लॉकेट था। लॉकेट बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। उसमें एक नग लगा हुआ था जो किसी हीरे की मानिंद चमक रहा था। उसने मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो चांदनी, इस तावीज़ को हमेशा अपने पास रखना, और जब भी किसी परेशानी या मुसीबत आन पड़े तो मुझे अगर तुम्हें याद करना हो या बुलाना हो तो इस लॉकेट को थाम कर मुझे दिल से याद करना और अपनी आंखें बंद करना। अगले लम्हे तुम मुझे अपने पास ही पाओगी, और इंशाल्लाह मैं अल्लाह के करम से तुम्हारी सारी परेशानियों को हल कर दूंगा। तुम फिक्र मत करो। मैंने कहा, ठीक है, और मैंने उससे वो लॉकेट ले लिया।
न जाने क्यों उसकी उन आंखों का नशा मेरे जहन और गुमान पर चढ़ता जा रहा था और जैसा जैसा वो कह रहा था वैसा वैसा मैं करती जा रही थी, वरना मैं उससे कभी लॉकेट ना लेती। लेकिन मुझ में ये जो बदलाव आ रहा था मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों आ रहा है। उसकी वो पुरअसरार आंखें, पुरअसरार शख्सियत मुझे पता नहीं क्यों उसका दीवाना बनाई जा रही थी। लेकिन मैं उससे इजहार भी तो नहीं कर सकती थी। वो एक जिन्नात था और मैं एक इंसान, हमारा कोई मेलजोल नहीं था। बस यही बात मुझे खाए जा रही थी। काश हम्मान एक जिन्नात ना होकर इंसान होता तो मैं इस दोस्ती को एक नया रुख देकर इसे मोहब्बत में तब्दील कर लेती और हम्मान को खुशी खुशी कबूल भी कर लेती, क्योंकि इतना खूबसूरत, इतना सच्चा और इतना जज्बात से भरा हुआ लड़का आजकल कहाँ मिलता है। सबके सब सिर्फ जिस्मों के लालच में और खूबसूरती के लालच में एक दूसरे को चाहते हैं। लेकिन हम्मान ने मेरे दिल की तारीफ करके ये साबित कर दिया था कि वो दिल देखकर मुझसे दोस्ती करने आया है, मेरी खूबसूरती या मेरी रंगत देखकर नहीं। मैंने उससे लॉकेट लिया और कहा कि देखो हम्मान, अब मेरे घर जाने का वक्त हो गया है, तुम्हारी बातों में टाइम का मालूम ही नहीं पड़ा। हम्मान बोला, अरे फिक्र मत करो, टाइम वैसे भी तुम्हें मेरे साथ मालूम नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ और तुम भी। हम इतनी बात करेंगे कि हमें टाइम हमेशा ही कम पड़ेगा। इसीलिए अब बेहतर यही है कि आप भी घर जाओ और मैं भी यहाँ से कहीं गायब हो जाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर तक हम दोनों का साथ दिखना लोगों को हजम नहीं होगा और फिर लोग तरह तरह की बातें करेंगे। और हाँ, इस लॉकेट को हमेशा अपने पास संभाल कर रखना। भले ही इसे दिन रात अपने गले से लगा कर रख पाओ या नहीं, लेकिन इसे अपने पास रखना सबसे छुपा कर। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत लगे या तुम मुझसे मिलना चाहो तो इस लॉकेट को अपने हाथ में रखकर आंख बंद कर मुझे याद करना। मैं तुम्हारे आसपास तुम्हें मिल जाऊंगा। वैसे मेरा जाने का दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन हम्मान ने भी अब मुझे इजाज़त दे दी थी और ज़्यादा देर तक हम्मान के साथ अगर रुकती तो उसे मुझ पर भी शक हो जाता कि मैं दोस्ती में इतनी देर तक उसके पास कैसे रुक रही हूँ। इसीलिए वहाँ से जाना ही बेहतर था। जैसे ही मैं वहाँ से पलटी और जाने लगी, थोड़ी दूर अभी चली ही थी कि मुझे हम्मान का ख्याल आया कि वो क्या मुझे देख रहा होगा। मैंने पलट कर देखा तो हम्मान वहाँ पर मौजूद ही नहीं था, वो तो गायब हो चुका था और अब मुझे उसके जिन्नात होने में कोई भी शक बाकी नहीं था। मैं उसके बाद घर आ गई उसके दिए हुए लॉकेट को लेकर और कमरे में आकर उस लॉकेट को गौर से देखने लगी। इतना खूबसूरत लॉकेट था कि उस पर से नजरें हटी नहीं रही थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमसे शेयर करना चाहते हैं या आप अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल के ज़रिए शेयर करवाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।